अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल साहब और उनके सिपाही जंगल में पहुंच चुके थे। इतने में उरानोस भी आ गया था जो अलिंजाक से मुलाकात करने वाला था। फिर अर्तुल साहब ने उसे अपने नए मंसूबे के बारे में बताया था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल साहब और उनके सिपाहियों ने बिजांतीनी सिपाहियों वाली वर्दियाँ पहन ली थी और वो उरानोस के साथ चल पड़ते हैं। ये अर्तुल साहब का एक मंसूबा था। फिर वो अपने सिपाहियों को कहते हैं, कुछ भी हो जाए अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना। उरानोस कहता है, हम सब एक ही कश्ती में सवार हो गए हैं, अगर डूबे तो सब डूब जाएंगे। इतने में कुछ तीर आकर गिरते हैं। यह देखकर सब रुक जाते हैं। अलिंजा के सिपाही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह मंगोल सिपाही उन्हें घेरे में लेकर सब की तलवारें ले लेते हैं। इतने में अलिंजाक भी वहां पहुंचता है। बेबौलत भी उसके साथ था। बामसी आहिस्ता से कहता है, सरदार, अलिंजा के पीछे आने वाले नकाबपोश आदमी कौन है? अर्तुल साहब कहते हैं, लाजमी अलबास्ती इनमें शामिल होगा। फिर वह नौ से खत निकाल कर आगे बढ़ता है। अलिंजाक उसके पास आकर कहता है, मैं सुन रहा हूँ द्रगोस, बोलो ज़रा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? उरानोस कहता है, मैं यहाँ आपको कहने आया हूँ कि आप माजी को भूल कर मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपना एक वफादार गुलाम बना लें। अलिंजा कहता है, मैं तुम जैसे कुत्ते को अपना गुलाम बनाने की बजाय तुम्हारी खाल से अपने जूते बनाना पसंद करूँगा। उरानोस कहता है, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप अभी मुझे और मेरे सिपाहियों को मार सकते हो, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं यहाँ खुद को और अपने किले को आपके हवाले करने आया हूँ। अलिंजा कहता है, बिजांतीन वालों से मैंने बहुत धोखे खाए हैं, इन सब को मार दो। इतने में उरानोस कहता है, मेरे हाथ में खानों के खान उलागू खान का ख़त है। यह सुनकर अलिंजा कहता है, रुक जाओ। सब रुक जाते हैं। फिर उरानोस कहता है, मैंने यह ख़त अर्तुल के सोगत वाले सराय महल से हासिल किया है। अलिंजा ख़त खोल कर देखता है और फिर उलागू खान की इज्जत में नीचे बैठ जाता है। फिर वो गौर से पढ़ने लगता है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, तो खानों के खान उलागू खान चाहते थे कि मैं तुम्हारा किला ले लूँ। अर्तुल ने मेरे खिलाफ चाल चली। उरानोस कहता है, मुझे यकीन है कि उसने कई दफ़ा आपको बेवकूफ़ बनाया होगा। यह सुनकर अलिंजा काफ़ी गुस्से में आ जाता है। फिर उरानोस कहता है, मुझे उलागू खान के हुक्म आपसे पहले पता चल जाते थे। अब मैं अपने किले के दरवाजे आपके लिए खोलना चाहता हूँ और फिर आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हमले करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे पता चला है कि आपके अंदर अर्तुल का जासूस मौजूद है। मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद करूँगा। अलिंजा कहता है, यह ख़त तुम्हें कैसे मिला और उस जासूस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? उरानोस कहता है, सोगत के सराय महल में मेरा एक जासूस है। उसने अर्तुल की बातें सुनी थीं। वो ये ख़त भी वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया था। मैं उलागू खान के तमाम ख़त वहाँ से निकाल सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे अपना मुलाजिम बना लें। मैं अर्तुल को सोने की प्लेट में रखकर आपको पेश कर सकता हूँ। अलिंजा कहता है, आप तुम के लिए वापस जाओ द्रगोस और मेरे हुक्म का इंतज़ार करो। हम जा रहे हैं और तुम मेरे साथ आओ अलबास्ती। यह कहकर वो चल पड़ता है। उनके जाने के बाद उरानोस कहता है, जो हो सकता था मैंने कर दिया है अर्तुल, खुदा तुम्हारी मदद करे। अर्तुल साहब कहते हैं, अब तुम के लिए वापस जाओ द्रगोस। अलिंजा गुस्से में मेरे जासूस को मार देगा, मुझे जल्दी करनी होगी। यह कहकर अर्तुल साहब और उनके सिपाही अलिंजा के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में अफसा और उनके बच्चे अपने खेमे में मौजूद थे। इतने में सिरमा इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती है और कहती है, मैं सोगत से कुछ चीज़ें खरीदने गई थी। वापसी पर मैंने सोचा कि कुछ देर रुक जाऊं। अफसा कहती है, आओ बैठो सिरमा खातून। सिरमा बैठ जाती है और फिर कहती है, माशाल्लाह आपके बच्चे भी आपकी तरह मेहनती हैं। पता नहीं क्यों सोगत बाज़ार में आपके बच्चे मेरे दिमाग में आए थे, इसलिए मैं इन दोनों के लिए तोहफे खरीद कर लाई हूँ। फिर सिरमा अपने थैले से एक बस्ता निकाल कर आइबर्स को देती है और कहती है, यह तुम्हारी किताबों के लिए है आइबर्स। आइबर्स उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर सिरमा एक कुर्ता निकाल कर अफसा की बेटी असलान को देती है। असलहान भी उसका शुक्रिया अदा करती है। अफसा कहती है, आपको ये जहमत करने की क्या ज़रूरत थी सिरमा खातून? सिरमा कहती है, आप बच्चों की आंखों में खुशी नहीं देख रही अफसा खातून। फिर अफसा कहती है, चलो बच्चों, आप मुझे और अपनी बड़ी बहन सिरमा को अकेला छोड़ दो। यह सुनकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सिरमा कहती है, कल आपके साथ जो हुआ वो मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा अफसा खातून। मैं आपके बारे में परेशान थी। अफसा कहती है, मैं हैरान थी सिरमा खातून, आपने देखा कि मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन सब बेकार गया। सिरमा कहती है, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आपके खिलाफ उसे क्या हुआ है अफसा खातून? अफसा कहती है, मैं नहीं जानती,
मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन कल आपने देखा कि उसने क्या किया है। सिरमा कहती है, आपके कबीले के मामलात में दखल देना मेरा काम नहीं, लेकिन सलजान ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी आपकी, हम सब ख्वातीन ने देखा था। अफसा कहती है, मैंने उसकी हर बात मानी और उसकी इज्जत भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिरमा कहती है, मैंने सुना है कि सलजान खातून से पहले कबीले के मामलात आप देखती थीं। हो सकता है इस बात से सलजान जलती हो, आपको मोहतात रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान हो। यह सुनकर अफसा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाहियों ने दोबारा अपने भेस बदल लिए थे और वो अलिंजा के खुफिया ठिकाने के करीब पहुंच गए थे। अलिंजा को देखकर उसके सिपाही दोबारा खड़े होकर उसे आदाब करते हैं। बामसी आहिस्ता से कहता है, देखें ये शैतान किस तरह छुप कर बैठे हुए हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, यह तो इनके जालों की एक किस्म है, कौन जानता है कि इन्होंने और कितने जाल बिछाए होंगे। अगर हम इस रास्ते से मर्गिन को बचाने गए तो ना सिर्फ हम नाकाम हो जाएंगे, बल्कि हम भी इनके जाल में फंस जाएंगे। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे बामसी, तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ रुको और अलिंजा का ध्यान इस तरफ बटाओ, हम दूसरी तरफ से जाकर मर्गिन को बचाएंगे। हमारे जाते ही तुम इन पर हमला कर देना बामसी, इनको लड़ाई में मसरूफ़ रखकर हमें इतना वक्त देना कि हम मर्गिन को बचा लें। यह कहकर अर्तुल साहब उठ खड़े होते हैं और कुछ सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलिंजा तेज़ी से मर्गिन की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो मर्गिन के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था कि मैं अर्तुल के लिए जासूसी नहीं कर रहा, क्या तुम अभी भी यही कहते हो? ये उलागू खान का वो खत है जो अर्तुल ने चोरी किया था। क्या तुम समझते हो कि मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? अब तुम्हें बुलवाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं तुझ कुत्ते से छुटकारा हासिल करूंगा और फिर कुत्ते के मालिक का खात्मा करूंगा। यह कहकर वो एक नेज़ा पकड़ लेता है ताकि मर्गिन को मार सके। मर्गिन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इसी दौरान बामसी और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। इतने में एक मंगोल सिपाही बिगल बजा देता है। यह सुनकर अलिंजा रुक जाता है, क्योंकि यह इस बात की निशानी थी कि कोई मसला हो गया है। इसी दौरान बामसी और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एक सिपाही अलिंजा को बताता है कि हम पर हमला हो गया है कमांडर अलिंजक। अलिंजक कहता है, यह बरके खान के आदमी होंगे, अब मैं उन्हें अपने पंजों में जकड़ लूँगा। एक यूनिट यहाँ रुक जाए, बाकी सिपाही मेरे साथ आएँ। यह कहकर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और काफ़ी सारे सिपाही भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, बामसी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है, चलो सिपाहियों मर्गिन के करीब होते हैं। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अलिंजक बामसी की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अर्तुल साहब मर्गिन के करीबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इतने में एक सिपाही बिगल बजाने लगता है। अलिंजक और उसके सिपाही बामसी से लड़ रहे थे। बिगल की आवाज़ सुनकर अलिंजक कहता है, वो जासूस के पीछे हैं, हम वापस जा रहे हैं। यह कहकर वो पीछे हटने लगते हैं। बामसी और उसके सिपाही लगातार उन पर तीर बरसा रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही मंगोलों को मार रहे थे। इस तरह बहुत से मंगोल मारे गए थे। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मर्गिन को खोलो। यह सुनकर सिपाही मर्गिन की रस्सी खोलकर उसे नीचे उतार लेते हैं। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो मर्गिन? मर्गिन कहता है, मैं ठीक हूँ सरदार, मैंने राज नहीं बताए।
अरतुल साहब कहते हैं, मैं जानता था मर्गिन, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। दुमरल तुम मर्गिन को लेकर यहाँ से जाओ, हम बाकी मंगोलों को ख़त्म करके आते हैं। यह सुनकर दुमरल मर्गिन को उठा लेता है और वहाँ से चल पड़ता है, जबकि अरतुल साहब बाकी मंगोलों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बच्चे नहर के पास खेल रहे थे, लेकिन आइबर्स परेशान हालत में बैठा हुआ था। यह देखकर सावजी उसके पास आ जाता है और पूछता है, क्या बात है आइबर्स? आइबर्स कहता है, आप जानते हो सुल्तान खातून ने मेरी वालदा के साथ क्या किया है? सावजी पूछता है, क्या किया है उन्होंने? आइबर्स कहता है, उन्होंने सब औरतों के सामने मेरी वालदा की बेइज्जती की और उन्हें जाने को कहा। सावजी कहता है, सुल्तान खातून दुख में है आइबर्स, औरतों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है, तुम फिक्र मत करो। आइबर्स कहता है, ऐसा नहीं है सावजी, मैंने सुना है कि वो पहले भी ऐसा करती रही हैं और एक दफ़ा उन्होंने अरतुल साहब को कत्ल करने की भी कोशिश की थी। सावजी कहता है, ये क्या कह रहे हो, तुम अपनी हद अबूर कर रहे हो, अपनी ज़ुबान पर काबू रखो वरना तुम पछताओगे। मैं तुम्हें सुल्तान खातून के खिलाफ बातें नहीं करने दूंगा। इतने में सुल्तान वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, रुक जाओ। इतने में अफसा और सिरमा भी उनकी तरफ बढ़ती हैं। सुल्तान कहती है, आइबर्स क्या हुआ है, बताओ मुझे। आइबर्स कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इतने में अफसा भी आ जाती है। फिर सावजी सुल्तान को बताता है कि ये आप पर गुस्से में है क्योंकि आप इसकी वालदा पर चलाई थीं। यह सुनकर सुल्तान कहती है, अफसा खातून, क्या तुम अपने बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर रही हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो, बताओ मुझे। अफसा कहती है, मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ सुल्तान खातून, मैं मज़ीद आपसे उलझना नहीं चाहती, आप मुझसे दूर रहो। यह कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ बामसी और उसके सिपाही बाकी मंगोलों पर तीर बरसा रहे थे। इतने में एक मंगोल सिपाही आकर कहता है, हमें इनके घोड़ों की तरफ जाना होगा, हम किसी को भी भागने नहीं दे सकते। यह सुनकर बामसी कहता है, सिपाहियों, ये हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, चलो इनके पीछे चलें। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और उनके सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे। इस तरह अलिंजा के सिपाही उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फिर अलिंजा कहता है, यह शेर का ठिकाना है, यहाँ पहुँचने वालों की किस्मत में टुकड़े टुकड़े होना लिखा है। अरतुल साहब आहिस्ता से कहते हैं, तुम कहाँ रह गए हो बामसी? फिर बेबौलत कहता है, मेरी तलवार तुम जैसों के खून से रंगीन है, अब तुम्हारी बारी है।